हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसके चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पार्ट 2 को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कंपनी रूल देखा है ना। कंपनी रूल में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है एक्सक्लूसिव चार्टर लेके क्वीन एलिजाबेथ वन से। उसके बाद वो धीरे पहले तो वो एक ट्रेडिंग बॉडी के रूप में आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, टेरिटोरियल पावर के रूप में उभरती है। ओके। उसके बाद इंडिया में उसका रूल शुरू होता है 1773 के एक्ट से। ओके। एक्ट ये बनाती कौन है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती है। किसके लिए बनाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस एक्ट के माध्यम से क्या करती है? इंडिया में रूल करती है ना। और ये सिलसिला कब तक चला? 1858 तक, है ना। 1857 में क्या हुआ? सिपाही विद्रोह हुआ। और लास्ट इनका जो कंपनी का रूल था वो 1858 तक रहा, है ना। 1858 के बाद क्या हुआ कि ये जो रूल था, जो कंपनी कर रही थी, एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी, उससे ये रूल हस्तांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया किसको? ब्रिटेन की क्राउन को, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? क्राउन रूल देखेंगे। ओके। जो क्राउन ने जो रूल किया 1858 से लेके 1947 तक जो उनका रूल रहा, है ना, वो किस तरीके से भारत में वो रूल किए, उसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे? देखेंगे। ओके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इनका रूल था, फर्स्ट जो एक्ट था जिसके माध्यम से इन्होंने रूल करना शुरू किया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके। इसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस एक्ट ने सबसे पहली बात क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो गवर्न कर रही थी इंडिया को, उसकी गवर्निंग पावर को ख़त्म करके और वो पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी? ब्रिटेन की क्राउन को। ओके। इसका जो फीचर्स अगर अगर की बात करें तो इसके पहले फीचर्स में क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ओके। अगर आपको याद हो, हमने पिछले में डिस्कशन किया है, तो 1833 के जो एक्ट था, है ना, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वायसरॉय बना दिया गया, वायसरॉय ऑफ इंडिया, है ना। और ये जो वायसरॉय थे, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? ब्रिटेन क्राउन को, है ना। ब्रिटिश की जो महारानी थी या फिर वहाँ की जो राज था, उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट भारत में कौन कर रहा था? तो वायसरॉय कर रहे थे। ओके। लॉर्ड कैनिंग जो थे, वो पहले वायसरॉय बने भारत के। ओके। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ओके। इसने जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चली आ रही थी, ओके, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखा था पिट इंडिया एक्ट में, ओके, तो उसको इसने ख़त्म किया, है ना। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने देखा ना, एक ट्रेडिंग वाली जो मैटर थे कंपनी के, वो मैनेज करती थी, और दूसरी जो गवर्निंग वाली मैटर थे उसको मैनेज करती थी। तो इस एक्ट के माध्यम से ये जो डबल गवर्नमेंट था इसको ख़त्म कर दिया गया। ओके। इसने एक नई ऑफिस का क्रिएशन किया जिसका नाम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके। और इनमें ही सारी ऑथोरिटी जो कंट्रोल कर सकती थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको उनमें समाहित कर दिया, वेस्ट कर दिया, है ना। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट बनाया गया, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरली क्या थे? एक मतलब ब्रिटेन पार्लियामेंट के एक मतलब मिनिस्टर के तौर पे कह लें, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे ये थे। और एक ऑफिस बनाई गई इनके लिए, और जितने भी जो गवर्निंग या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होगी उसको है ना, इनमें ही समाहित कर दिया गया। जैसे अभी क्या है, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं सब किस में समाहित है? तो प्रेसिडेंट में समाहित है। ओके। वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, है ना, और उसमें ही ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले मैटर थे, कंट्रोल अथॉरिटी सबकी, ये इसमें इनमें समाहित कर दिया गया। इनके लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई।
अभी अकेले तो डिसीजन ले नहीं सकते थे किसी मैटर पे, और अकेले डिसीजन लेने से बढ़िया है कि हम सलाह मशवरा करके डिसीजन लें, है ना। तो इनके लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, है ना, ताकि ये काउंसिल क्या कर सके, इनको एडवाइस कर सके, है ना। मान लीजिए कोई मैटर होता है भारत में, तो है ना, ये जो एडवाइजरी बॉडी थी, ये जो काउंसिल थी, ये इनको क्या करेगी, एडवाइस देगी, है ना, और टोटली एडवाइजरी होगी, है ना। इनकी बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ओके। और जो सेक्रेटरी थे उनको इस काउंसिल का क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, ओके। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये थी कि भारत के कंट्रोल और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसके कंट्रोल के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट कहाँ बनाया गया है, लंदन में, है ना। वो लंदन से बैठ के भारत की के लिए क्या बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, है ना। ये कितनी मतलब अजीब सा एक के क्या ये लोग फीचर्स लेके आए थे, ओके। और जो इसने जो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल थी, जो सेक्रेटरी की जो काउंसिल बनाई गई थी, जो 15 मेंबर की बॉडी, ये बॉडी कॉर्पोरेट इसको बनाया गया, ओके। मतलब क्या, अगर कोई भी गलती होती है तो इसको सू किया जा सकता है, मतलब इसको घसीट के कोर्ट तक ले जाया सकता है, या फिर ये किसी और को कोर्ट तक घसीट के ले जा सकती है, ओके। तो इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में इसको स्थान दिया गया, ओके। नेक्स्ट एक्ट की बात अगर हम करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, ओके। 1857 का रिवोल्ट हुआ, ओके। 1857 का रिवोल्ट हुआ, है ना। लोगों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अंदर में खलबली मचा, है ना। और है ना, तो इस खलबली को रोकने के लिए, है ना, जो ब्रिटेन में बैठे थे, है ना, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी, फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उसने ये सोचा कि अगर हम कुछ बहुत भारत का रिप्रेजेंटेशन अगर काउंसिल में कर दें तो क्या हो जाएगा, हम इन जो भारतीय हैं उनको हम शांत कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या लाया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 लाया गया, ओके। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो वाइसरॉय को ये पावर दिया गया कि कुछ इंडियंस को क्या कर सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर अपने काउंसिल में अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। ये वाइसरॉय को पावर दिया गया कि कुछ इंडियंस को आप क्या कर सकते हो, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर अपने काउंसिल में जगह दे सकते हैं। और इसी के तहत, इसी प्रोविजन के तहत 1862 में क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि उस समय वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियन को नॉमिनेट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बॉडी क्या करती है, लॉ बनाती है, ओके। और ये 3 लोग थे कौन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ओके। देखिए नॉमिनेट भी किसको किया गया है, तो मतलब ऐसे लोगों को जो मतलब तोता है, जो वाइसरॉय बोलेंगे वही ये करेंगे, है ना। तो नॉमिनेट किसको किया गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को, ओके। यहाँ से ही क्या शुरू होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। 1773 के एक्ट से हमने क्या देखा कि वहाँ से सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो रही थी। मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो कौन लेती थी, सेंटर लेती थी, और उस डिसीजन को प्रोविंसेस क्या करती थी, मानती थी। लेकिन यहाँ से क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई, और जो लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, है ना, जो इनके लॉ बनाने की जो पावर थी वो छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से 1833 के एक्ट में, है ना, हमने देखा था। अब वो पावर इनको फिर से दे दी गई कि आप क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो, है ना। बॉम्बे 3 प्रोविंसेस थी ना भारत में, है ना, उस समय प्रेसिडेंट 3 प्रेसिडेंसी थी, बोले तो, है ना। पहला बंगाल थी, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास, है ना। तो यहाँ पे जो ये पावर थी लेजिस्लेटिव पावर की 1833 में क्या कर दिया गया था कि ये किसको दे दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बंगाल में थे, है ना। और इनसे ये पावर क्या कर ली गई थी, छीन ले गए थे बॉम्बे और मद्रास से। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से, एक्ट ऑफ 1861 के माध्यम से क्या कर दिया गया, जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो फिर से इनको दे दी गई, है ना। अब ये भी अपने लॉ बना सकते थे, अपने स्टेट के अनुसार, अपने जो प्रेसिडेंसी के अनुसार ये क्या कर सकते थे, लॉ बना सकते थे, ओके। इसने जो इस्टेब्लिश किया नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, है ना, जैसे बंगाल में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिला, नॉर्थ वेस्ट,
प्रोविंसेस में और पंजाब, 3 में जो है ना नए लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिले, है ना। 3 प्रोविंसेस में ऐसे काउंसिल्स लाए गए कि ये भी अपने लॉ क्या कर सकते थे, बना सकते थे, है ना। और ये लाया कब गया, बंगाल में 1862 में बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में और पंजाब में 1897 में। ओके, इसने ये इम्पावर किया कि वायसरॉय क्या कर सकते हैं, है ना, जो भारत में जो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं। ओके, और इस एक्ट ने क्या किया, जो पोर्टफोलियो सिस्टम जिसकी रिकमेंडेशन किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी 1859 में, उसको क्या की थी, अपने एक क्लाउज में जगह दी, है ना। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के माध्यम से, पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट सिस्टम, है ना। जैसे अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, जल मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वैसे पोर्टफोलियो सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इसमें एक और फीचर था कि वायसरॉय क्या कर सकते थे, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। जैसे अभी हमारे क्या है, प्रेसिडेंट जी इशू कर सकते हैं, अगर, है ना, जो लोअर हाउसेस सेशन में नहीं हो, है ना, जो लोकसभा है ना, अगर वो सेशन में नहीं होगा, है ना, तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, है ना। इमरजेंसी के समय मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली मैटर हो गई और उसमें लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो अब तो लोअर हाउसेस जो है, जो लोकसभा है, वो अगर सेशन में ही नहीं होगी तो लॉ कैसे बनेगा। इस केस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, है ना। सेम केस अगर स्टेट में अगर हम देखें तो स्टेट में क्या होता है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सेशन में नहीं रहती है तो क्या करते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो क्या ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, है ना। ऑर्डिनेंस जनरली एक एक्ट की तरह ही होता है ना। एक जितने भी फीचर्स एक्ट के होते हैं वो सारे, है ना, फीचर्स किस में होते हैं, इस ऑर्डिनेंस में देखने को आपको मिलते हैं, है ना। तो इस एक्ट के माध्यम से जो वायसरॉय थे उनको ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई, है ना। अगर किसी कोई भी इमरजेंसी होती है तो क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होगी, 6 महीने की होगी, है ना। और अभी जो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस, उसकी लाइफ कितनी होती है, 6 वीक होती है, 6 वीक की होती है ना। वो हम देखेंगे जब हम पार्लियामेंट की सेशन करेंगे ना, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे, है ना, उस समय हम देखेंगे अच्छे से डिटेल से। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट हम देखने को मिलता है वो क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, इसमें क्या देखने को मिला कि जो नंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनको बढ़ा दिया गया, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी रखा गया, है ना। ऑफिशियली जो लोग अपॉइंट होते थे, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर, है ना, वो सेंट्रल की हो या फिर प्रोविंशियल की हो, उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को बरकरार रखा गया, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को क्या कर दिया गया, इंक्रीज किया गया। ओके, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शंस थी उसको भी बढ़ाया गया, है ना, और उनको बजट पे डिस्कशन की क्या दी गई, पावर दी गई, और उनको ये भी पावर दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, है ना। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, जैसे मोदी जी की सरकार है ना, तो अगर वो कुछ भी करती है, जैसे है ना, तो क्या होता है कि विपक्ष जो होती है उनसे क्वेश्चन पूछती है, वैसे ही यहाँ पे एक सुविधा दी गई कि एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो इसने, है ना, ये पावर दिया है नॉमिनेशन का, नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कौन कर सकते थे, तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, है ना, जैसे अभी पार्लियामेंट है उस समय क्या थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अगर उसमें नॉमिनेशन की बात करें तो उसमें नॉमिनेशन कौन कर सकते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर का, तो वो वायसरॉय कर सकते थे। और किसके रिकमेंडेशन पे वायसरॉय ये जो नॉमिनेशन करते, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे वायसरॉय क्या कर सकते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होंगे उनको नॉमिनेट कर सकेंगे, किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर वही हम बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसमें अगर किसी को नॉमिनेट करना है तो वो कौन करेंगे, गवर्नर्स करेंगे,
ओके। और एक किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपालिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चेम्बर्स के रिकमेंडेशन पे गवर्नर क्या करेंगे? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करेंगे? वो नॉमिनेट कर सकेंगे। ओके। नेक्स्ट अगर हम एक्ट की बात करें तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके। इसमें क्या कर दिया गया? जो मेंबर्स की संख्या थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो बढ़ा के कितनी कर दी गई? 60। पहले ये कितनी थी? 16। 16 से कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर्स थी मेंबर्स की, उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कहीं संख्या कुछ थी, कहीं कुछ थी, है ना। इसने जो ऑफिशियल मेजोरिटी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बरकरार रखा, है ना। जो मेजोरिटी होगी वो ऑफिशियल मेजोरिटी होगी, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नॉन ऑफिशियल माइनॉरिटी में रहेंगे। लेकिन ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या दिया गया? एम्पावर किया गया कि वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी रख सकते हैं अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके। इसने जो है ना फंक्शनिंग जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको है ना इंक्रीज किया, और इसने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया। इससे पहले वाले जो एक्ट देखा हमने 1892 का, उसमें क्या कर सकते थे? लेजिस्लेचर जो होंगे वो तो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन एक बार जो वो जवाब दे दिया, उसके बाद उसके है ना क्रॉस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इस एक्ट में क्या अलाउ किया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। किसके द्वारा? तो वो लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव से। ओके, है ना। जो लेजिस्लेचर्स होंगे वो रेजुलेशंस, जो बजट्स पे अलग अलग रेजुलेशंस आते हैं, है ना। जैसे टोकन कट की आती है ना, पॉलिसी कट का आता है ना। तो ये सब रेजुलेशंस जो है वो ला सकते हैं। ओके। ये सब पावर मतलब दिया गया लेजिस्लेचर्स को, मतलब उनकी पावर को क्या किया गया? बूस्ट किया गया, इंक्रीज किया गया। ओके, इस एक्ट के माध्यम से। एक बात और, इस एक्ट को जो है वो हम क्या कहते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोर्ले उस समय क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो क्या थे? वो भारत में एज ए वायसरॉय थे, इसलिए, है ना। और इन दोनों की है ना मदद से ही इस एक्ट को क्या किया गया था? ड्राफ्ट किया गया, तो इसलिए इस एक्ट को क्या नाम दिया गया है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके। इसमें पहली बार, है ना, इससे पहले तो हमने क्या देखा कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, नन जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन क्या देखने को मिला? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वायसरॉय की या फिर गवर्नर्स की, उसमें कोई भी इंडियंस इससे पहले, इस एक्ट के पहले नहीं देखने को मिले। इस एक्ट ने ये एम्पावर किया कि आप इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलने का मतलब अभी अगर हम बोले तो मंत्री परिषद। ओके। वैसे ही कुछ यहाँ पे ऑर्गन था, है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया जा सकता है? जो इंडियंस थे उनको क्या किया जा सकता है? एसोसिएट किया जा सकता है ना। और पहले व्यक्ति जो एज एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। इनको लॉ मिनिस्टर का पद दिया गया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके। इस एक्ट के माध्यम से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, है ना, मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में, है ना, मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है। ऐसे केस में क्या होगा? वहाँ उस कंस्टिट्यूएंसी से ओनली मुस्लिम, है ना, जो पर्सन होंगे वही एज ए कैंडिडेट के रूप में खड़े हो पाएंगे, और उनको ही क्या किया जाएगा वहाँ पे, है ना। और उसमें जो वोटिंग जो की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? ओनली मुस्लिम्स के द्वारा की जाएगी, है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की एक बात करी गई कि, है ना, जहाँ पे ओनली जो कैंडिडेट्स होंगे वो मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो पाएंगे, और जो वोटिंग या फिर जो चुनने की प्रक्रिया होगी वो ओनली मुस्लिम ही कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके लिए रिजर्व कर दिया गया मुस्लिम्स के लिए, है ना, तो वो इस एक्ट के माध्यम से ही क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ओके।
इसलिए क्या बोला जाता है कि मिंटो को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। जो कम्युनल इलेक्टोरेट की अगर फादर की बात करें तो किसे बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से, है ना, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी मुस्लिम्स के लिए वो प्रोवाइड करी गई। और ये एक्ट जो क्या था ना, लीगलाइज किया किसको, कम्युनलिज्म को। ओके, ये सब जनरली किया जाता है डिवाइड एंड रूल के लिए, है ना, डिवाइड करो सेक्शंस में, हिंदू मुस्लिम सबको बांटो, है ना, और क्या करो, रूल करो बस, है ना। तो यही काम यहाँ पे, है ना, किया गया इनके द्वारा, इसको और आगे बढ़ाया गया। ओके, पहले से तो ये लोग कर ही रहे थे, लेकिन इसको और आगे एक अलग ही स्टेप दिया गया, लीगलाइज कर दिया है कम्युनलिज्म को, है ना। और अपने रूल करने के चक्कर में देखिए ये लोग कैसे कैसे बांटे भारत में, भारत को, है ना। इसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट की प्रावधान किया, वैसे ही इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की प्रावधान प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस के लिए भी किया, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए भी किया, यूनिवर्सिटीज के लिए भी किया, और जमींदार्स के लिए भी इन्होंने ऐसे प्रोविजंस लेके आए। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चैम्सफोर्ड क्या थे, भारत में एज ए वायसरॉय थे, है ना। और इन दोनों की मदद से इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया, तो इसको इसका नाम भी क्या कर दिया गया, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म रख दिया गया। ये एक्ट जनरली जो पास तो हो गया था 1919 में, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया 9। ओके, इस एक्ट की अगर फीचर्स की बात करें तो इसने सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, है ना, डिवाइड किया, है ना। सेंट्रल के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे और प्रोविंशियल के लिए अलग अलग सिस्टम होंगे। जैसे अभी भी हमारा है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो वैसे ही सेंट्रल और प्रोविंशियल के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिवाइड की, है ना, कि इस मैटर पे क्या कर सकते हैं, सेंट्रल लॉ बना सकता है, और इस मैटर पे क्या कर सकता है, प्रोविंशियल जो काउंसिल है वो लॉ बना सकती है ना। इसने फर्दर डिवाइड किया प्रोविजनल सब्जेक्ट को, जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट में को तो डिवाइड किया, लेकिन फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी क्या कर दिया, दो भाग में तोड़ दिया। पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट रखे गए जिसमें मतलब कॉमनली लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या की जा सकती थी, लॉ बनाई जा सकती थी, लेकिन वैसे मैटर्स, वैसे सब्जेक्ट्स जो रिजर्व रखा गया उस पे ओनली एंड ओनली कौन लॉ बना सकता था, तो वो गवर्नर। उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी, है ना। तो ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट में। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में लॉ कौन बना सकता था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो काउंसिल होती थी वो बना सकती थी, और रिजर्व सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता था, तो वो गवर्नर, ओनली एंड ओनली गवर्नर बना सकते थे। ओके, इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन। बाई कैमरलिज्म का मतलब दो हाउसेस, जैसे हमारे पार्लियामेंट की बात करें दो हाउसेस है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही अगर हम कुछ स्टेट्स में बात करें तो वहाँ पे भी दो हाउसेस देखने को मिलती है, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो वैसे ही इसमें इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहली बार बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, डबल हाउस को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस एक्ट के माध्यम से ही डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इससे पहले कभी भी भारत में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, है ना। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब देखिए यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अभी पार्लियामेंट के नाम से हम जानते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया गया दो हाउसेस में। पहला अपर हाउसेस जिसको हम क्या कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे अभी हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ओके, और दूसरी जो लोअर हाउसेस है जिसे जिसका क्या नाम दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दिया गया है, जिसे अभी हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। ओके, और दोनों हाउसेस में जो मेंबर्स होते थे उनका चुनाव कैसे किया जाता था, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। जैसे अभी वोटिंग होती है ना, वैसे ही डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, है ना। इस एक्ट में क्या प्रोविजन लाया कि डायरेक्ट इलेक्शन से ही क्या होगा, जो मेंबरशिप दिया जाएगा लेजिस्लेटिव, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें ये भी एक प्रोविजन रखा गया है कि जो 6 में से जो 3 मेंबर्स होंगे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
जो मंत्री परिषद था उस समय वाइसरॉय का, उसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे। तो ऐसा प्रोविज़न रखा गया इस एक्ट के माध्यम से कि उन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स को क्या होना पड़ेगा, इंडियंस होंगे, है ना? उन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे, है ना? लेकिन एक पोस्ट को इंडियंस को हेल्ड करने से एक्सक्लूड रखा गया, वो कौन था, कमांडर इन चीफ, है ना? जो कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट था वो इंडियन हेल्ड नहीं कर सकते थे। ओके, और इसके पीछे भी रीजन था, है ना, कि अगर मान लीजिए कोई विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए अगर बात कही जाए तो अगर इंडियंस कमांडर इन चीफ होंगे तो वो थोड़े बहुत हिचकिचाएंगे, है ना? तो इस मैटर से जो इम्पोर्टेंट पोस्ट था कमांडर इन चीफ का, इसको, है ना, एक्सक्लूड रखा गया इंडियंस से। ओके, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इससे पहले हमने जो देखा, किसके लिए देखा था, मुस्लिम्स के लिए देखा था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 वाले एक्ट में, है ना? तो ये एक्सटेंड कर दी गई, किसके किसके लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए। इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम था इसको बढ़ा दिया गया, अब इन लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया, है ना, ये सिस्टम को। ओके, हमने पहले ही देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन की प्रोविजन इस एक्ट के माध्यम से आई। तो यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई, अभी तो जो भी पर्सन 18 प्लस हैं वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय वैसे लोग ही ओनली वोट कर सकते थे, है ना, जो जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, जो टैक्स भरते थे और जो एजुकेटेड थे। तो ऐसे 3 लोग ही क्या कर सकते थे, वोटिंग डाल सकते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस एक्ट में, तो इसने एक नई ऑफिस को क्रिएट किया जिसका नाम क्या था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और ये भी ऑफिस कहाँ बनाई गई, लंदन में। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ऑफिस बनाई गई थी ना, वैसे ही एक ऑफिस बनाई गई हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया, और ये भी ऑफिस कहाँ बनाई गई, लंदन में। ओके, और कुछ जो फंक्शंस थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, वो ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को। ओके, इस के माध्यम से ही जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे अभी हम है ना, यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, है ना, वो सेटअप की गई 1926 में, ताकि भारत में सिविल सर्वेंट्स का क्या किया जा सके, रिक्रूटमेंट किया जा सके। ओके, हमने इससे पहले सबसे फर्स्ट वाला इसका फीचर्स देखा कि इसने जो सब्जेक्ट्स थे वो 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, एक सेंट्रल और दूसरा प्रोविंशियल में, है ना? तो अब 2 भाग में जब सब्जेक्ट डिवाइड हो गए, तो, है ना, अलग अलग जो बॉडी है वो लॉ बना रही है, तो अब क्या होगा, अलग अलग बजट्स भी देखने को मिलेंगे, है ना? तो इसमें फर्स्ट टाइम में बजट्स जो होते हैं उसको डिवाइड किया गया और प्रोविंशियल बजट को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के माध्यम से। इससे पहले ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बजट लेके आया करती थी। ओके, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये प्रोविजन लाया गया कि अब क्या कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, वो भी क्या कर सकती है, बजट लाएगी अब। ओके, इसमें एक और प्रोविजन रखा गया जो था कि स्टेचुटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा 10 साल के बाद। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के 10 साल बाद क्या किया जाएगा, एक स्टेचुटरी कमीशन बनाई जाएगी, है ना? स्टेचुटरी कमीशन क्या मतलब, क्या, जो कमीशन एक्ट के माध्यम से बने, है ना, तो वो स्टेचुटरी कमीशन अपॉइंट की जाएगी 10 साल बाद, है ना, ताकि ये देखा जा सके कि इस एक्ट का क्या प्रभाव रहा भारत में, है ना, गुड गवर्नेंस के लिए लाई गई है, तो गुड गवर्नेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं भारत में, उसके लिए एक स्टेचुटरी कमीशन बनाई जाएगी 10 साल बाद। तो नेक्स्ट है साइमन कमीशन। ओके, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, है ना, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक लास्ट प्रोविजन रखा गया था कि 10 साल के बाद क्या होगा, एक स्टेचुटरी कमीशन का गठन किया जाएगा, जो भारत में ये देखेगी कि भारत में गुड गवर्नेंस जो हम लाना चाहते थे, है ना, एक्ट के माध्यम से, 19 वाले एक्ट के माध्यम से, उसमें कितने दूर तक हम सफल रहे। उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया जाएगा, एक स्टेचुटरी कमीशन का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी, है ना? और उस, है ना, प्रोविजन के चलते ही नवंबर 1927 में एक स्टेचुटरी कमीशन देखने को मिलती है, जो कि 7 मेंबर की होती है, और ये इसके हेड होते हैं सर जॉन साइमन, और इनके ही नाम पे इस कमीशन का नाम क्या रखा जाता है, साइमन कमीशन। लेकिन देखने की बात यह है
कि 1919 के एक्ट में क्या कहा गया था कि 10 साल बाद आएगी ये, है ना, एक ये जो कमीशन होगी। लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गई, 8 साल में ही ये भारत आ गई। क्यों? क्योंकि क्या थे, इलेक्शन होने वाले थे ब्रिटेन में, और इलेक्शन होने वाले थे तो वहाँ की जो अपोजिशन वाली पार्टी थी वो बार बार दबाव दे रही थी, है ना, कि कितना रहा क्या रहा, तो उसके चलते दबाव में ही आके वहाँ की गवर्नमेंट क्या थी, 2 साल पहले ही क्या कर दी, नवंबर 1927 में ही क्या कर दिया गया, इस स्टेचुटरी कमीशन जिसका नाम क्या रखा गया, साइमन कमीशन, ओके, इसको भारत भेज दिया गया ताकि ये जाके छानबीन करे कि भारत में कितने सफल रहा हमारा एक 1919 वाला, जिसके माध्यम से हम गुड गवर्नेंस लाना चाहते थे, है ना। तो ये जो 7 सदस्यीय जो कमीशन थी, स्टैट्यूटरी कमीशन थी, इसको हेड सर जॉन साइमन कर रहे थे, है ना। इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, है ना। और इसलिए भारत में जितनी भी पार्टियां उस समय थी भारत में, सभी ने क्या किया, इस कमीशन को क्या किया, बॉयकट किया। क्योंकि अगर भारत की आप दशा समझने आ रहे हो और भारत के लोग ही नहीं हैं उसमें, तो आप भारत की दशा को कैसे समझ सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, हमारी अलग है ना, हमारी डाइवर्सिटी है, बहुत चीज़ें हम अलग हैं। तो अगर हम जो कमीशन है इसमें भारतीय होंगे ही नहीं, तो कैसे समझा जा सकता है ना। तो इसलिए जितनी भी पार्टियां थी, सभी ने इस कमीशन को क्या किया, भारत में बॉयकट किया, ओके। बॉयकट होने के बावजूद भी ये कमीशन क्या करी, अपनी काम करी, है ना। और फाइनली 1930 में क्या करी, रिपोर्ट क्या कर दिया, सबमिट कर दिया ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ओके। और इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे इसमें क्या था, एबोलिशन ऑफ डायरकी, डायरकी जो इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी लाया गया था ना, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट का, उसको ख़त्म करने की बात कही गई। प्रोविंस में जो दो सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर दिए, ट्रांसपोर्ट में एंड रिजर्व में, है ना। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट वैसे होते थे जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती थी, लॉ बनाती थी, और रिजर्व सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट होते थे जिसमें ओनली गवर्नर जो होंगे, प्रोविंस उस प्रोविंस के जो गवर्नर होंगे वही ओनली लॉ बना सकते थे। इस सिस्टम को क्या करने की बात कही गई इसमें, अबॉलिश करने की, ख़त्म करने की बात कही गई, है ना। इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की रिकमेंडेशन किया गया इस कमीशन के द्वारा। बोला है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे, और जितने भी हो सके आप प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करने की व्यवस्था कीजिए, है ना। और इसलिए ही हम देखेंगे आगे में 1935 का एक्ट आएगा। इसमें ये बात कही गई कि जो ब्रिटिश फेडरेशन जो है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट की बात कही गई। जो प्रिंसली स्टेट है उसको आप जो कि आज़ाद है, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से अलग है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में है उससे अलग है, उसको क्या करें आप, मिलाएं, है ना, उसकी फेडरेशन करें ब्रिटिश इंडिया में, ऐसी बात कही गई, है ना। और ये बात कही गई कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो मोरले मिंटो रिफॉर्म में आई थी, है ना, और जिसको आगे बढ़ाया गया था मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म में, उसको कंटिन्यू रखने की बात इसमें कही गई। बोला है कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करिए, नहीं तो आप रूल नहीं कर पाइएगा, है ना, एंड सो ऑन, ओके। इसके जस्ट बाद एक देखने को मिलता है कम्युनल अवार्ड, ओके। अगस्त 1932 में जब रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के क्या थे उस समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि कम्युनल अवार्ड जो है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम अब किसको देंगे, डिप्रेस्ड क्लास को देंगे। डिप्रेस्ड क्लास बोलने का मतलब अभी जो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं उनके लिए भी हम क्या लेके आएंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेके आएंगे, ऐसी बात कही रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1932 में। जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी उस समय क्या थे, येरावादा जेल जो कि पूना में है उसमें बंद थे, है ना। उन्होंने जेल में ही क्या कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो पहले ही बहुत सेक्शंस को बांट दिया है, मुस्लिम्स को बांट दिया, सिख को बांट दिया, एंग्लो इंडियंस को बांट दिया, यूरोपियंस को बांट, अब आप, है ना, हिंदू में ही आप बंटवारा नहीं कर सकते, है ना। और इसके लिए, इसके अगेंस्ट में क्या किया गांधी जी ने, आमरण अनशन शुरू कर दिया जेल में ही,
ओके। और इसका नतीजा ये हुआ कि एट लास्ट में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स और जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे उस समय भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये बोला गया कि हम आपके लिए सीट रिजर्व कर देते हैं, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम क्या करेंगे, सीट रिजर्व कर देंगे डिप्रेस्ड क्लास के लिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात खत्म कर दी गई इस एग्रीमेंट से। और इस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया, पूना पैक्ट नाम दिया गया। ओके। नेक्स्ट अगर हम एक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके। ये बहुत ही लेंदी था और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, और जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें भी 1/3 जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। ओके। इसमें टोटल 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स इस एक्ट में देखने को मिले थे। मतलब ये बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट के रूप में साबित हुआ। और हमने बताया कि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करी, है ना। इसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को भी यूनाइट किया गया, जैसा रिकमेंडेशन किसने किया था, साइमन कमीशन ने किया था, है ना। इसमें 3 लिस्ट लाया गया, पहला फेडरल लिस्ट लाया गया सेंट्रल के लिए, इसमें 59 आइटम्स रखे गए। ओके। प्रोविंशियल लिस्ट लाया गया प्रोविंसेस के लिए, जिसपे ओनली प्रोविंसेस क्या कर सकती थी, लॉ बना सकती थी, इसमें 54 आइटम को रखा गया, 54 आइटम्स को रखा गया। कंकरेंट लिस्ट जिसपे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना सकती थी, ये लाया गया और इसमें 36 आइटम्स को रखा गया। रेसिड्यूरी पावर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, है ना, वो पावर किसको दिया गया, वाइसरॉय को दिया गया। अभी रेसिड्यूरी पावर किसके पास है हमारे भारत में, तो वो है पार्लियामेंट के पास। ओके। यहाँ पे फेडरेशन की तो बात कही गई थी कि इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया है उसको, उसमें प्रिंसली स्टेट को क्या कर दिया जाए, फेडरेट किया जाए, लेकिन ये फेडरेशन संभव नहीं हो सका, है ना। यहाँ पे प्रांतीयकरण चाहते थे ताकि, है ना, भारत और टूटे और ये लोग खुद में लड़ते रहें और हम क्या कर सके, अपनी रोटी सेकते रहें और हम और लॉन्ग रूल करते रहें। इसकी वजह से, इसके लिए ही ये लोग चाहते थे क्या हो, फेडरेशन हो, लेकिन यहाँ पे फेडरेशन हुआ नहीं, है ना। और इनके मंसूबे पे क्या हो गया, पानी फिर गया। ओके। इसमें डायआर्की प्रोविंसेस में ख़त्म की गई, जैसे कि साइमन कमीशन में बोला गया था कि प्रोविंशियल डायआर्की सिस्टम आप क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, है। तो इसने प्रोविंशियल जो डायआर्की सिस्टम थी वो ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंशियल में क्या लाया गया, ऑटोनॉमी लाया गया, है ना। उसमें स्वायत्तता दी गई कि जितने भी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं प्रोविंशियल लिस्ट में, उन सभी पे अब क्या कर सकती थी, प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकती थी, लॉ बना सकती थी। ओके। लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पे क्या कर दिया गया, डायआर्की एक जगह से तो हटाया गया लेकिन दूसरी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया, सेंटर में डायआर्की ला दिया गया, है ना। डायआर्की जो सेंटर में नहीं था, सेंटर में अब डायआर्की ला दिया गया, मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी और जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उस पर ओनली वायसरॉय बना सकेंगे, है ना। तो एक जगह से हटाया गया और दूसरी जगह में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके। इसमें बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, 6 है ना, 11 प्रोविंस थे उस समय 1935 में, उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म लेके आया गया। वहाँ पे 2 हाउसेस देखने को मिले। ये कौन कौन से ऐसे प्रोविंस थे इसमें डबल हाउसेस देखने को मिले उस समय, तो बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम में एंड यूनाइटेड प्रोविंस जिसे अभी हम यूपी के नाम जानते हैं, उत्तर प्रदेश, उस समय उसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, है ना। इन सभी जगहों पे क्या देखा गया, ड्यूअल हाउसेस देखने को मिले, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिले इस एक्ट के माध्यम से। ओके। अपर हाउसेज जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउसेज है उनको, है ना, उनका नामकरण किया गया। सेम अभी भी सेम नोमेनक्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं जो अपर हाउसेज है
लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउसेस को बोलते हैं स्टेट्स में। ओके, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी इसके साथ ही इसमें रखा भी गया। ओके, इसने फर्दर एक्सटेंड किया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल सेपरेटेशन को, है ना, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था, उसको ये आगे बढ़ाया, है ना। जैसे कि रैमसे मैकडोनल्ड जी ने कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट को भी हम क्या देंगे, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम देंगे, तो उसी के चलते यहाँ पे 1935 में क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया डिप्रेस्ड क्लास शेड्यूल्ड कास्ट को। उसके साथ साथ वुमेन्स के लिए भी लाया गया और लेबर्स जो वर्कर क्लास थे उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की स्थापना की गई इस एक्ट के माध्यम से। ओके, इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल को क्या करते थे, वो एडवाइस करते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फ्रेंचाइजी जो सिस्टम था, जो वोटिंग सिस्टम था, उसको बढ़ाया गया और अब 10% लोग जो टोटल थे, टोटल पॉपुलेशन का, वो क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे इलेक्शंस में। ओके, नेक्स्ट इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई 1934 में, है ना। इस एक्ट के चलते ही क्या हुआ, एक सेंट्रल जो बॉडी बनाई गई, जो करेंसी एंड क्रेडिट को क्या कर सकती थी, कंट्रोल कर सकती थी, और उसका नाम क्या दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया, है ना। इससे पहले हमने देखा था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या देखा था कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या करती थी, सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट करती थी, लेकिन इसके साथ साथ ही इस एक्ट में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे अभी है ना, बिहार के लिए बीपीएससी है, झारखंड के लिए जेपीएससी है, राजस्थान के लिए आरपीएससी है, तो वैसे ही, है ना, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, उसके साथ साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट कर सकते थे। ओके, इस एक्ट के माध्यम से ही फेडरल कोर्ट, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम जानते हैं, उसकी नींव रखी गई, है ना, 1937 में। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है। ओके, देखिए 20 फरवरी 1947, है ना, 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 में हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। ओके, 30 जून 1948 को हम, जो ये पावर है भारत का, ये हम क्या करेंगे, भारत को ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, और ये हम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन क्या देखने को मिला इस बीच, बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, है ना। जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान की डिमांड करने लगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, और ये वायलेंस इतनी ज़्यादा था कि जो ब्रिटिशर्स की कंट्रोल से बाहर हो गई है ना। और उस समय जो तत्कालीन जो वायसरॉय आए थे माउंट बेटन, वो क्या किए, 4 जुलाई को क्या किए, वो ब्रिटेन गए, है ना, और उन्होंने ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रखा, है ना, और 18 जुलाई को ये पास हो गया, और ये पास हुआ और इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई कि 15 अगस्त 1947 को हम क्या करेंगे, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे और भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, है ना। और ये जो है ना, और इसमें क्या एक बात भी रखेगी कि मतलब भारत को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। और इस जो डिवीजन की बात को हम क्या बोलते हैं, जो पार्टीशन प्लान की बात किसने रखी थी, माउंट बेटन ने जाकर रखी थी, क्योंकि अब हाथ से टोटली निकल गया था, अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था वायलेंस को, है ना। तो और इस प्लान को क्या नाम दिया गया, जो पार्टीशन प्लान था, इसको माउंट बेटन प्लान नाम दिया गया। ओके, ये 4 जुलाई को रखी जाती है इस एक्ट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, 18 जुलाई को ये क्या होती है, पास हो जाती है। ओके,
और ये इम्प्लीमेंट कब हो जाती है? 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। ओके, इस एक्ट के फीचर्स की अगर बात करें तो ये बताता है कि ब्रिटिश रूल जो भारत में है वो 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और भारत एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। ओके, इस एक्ट के माध्यम से ये भी बताया गया कि पार्टीशन किया जाएगा भारत का दो भाग में, है ना? एक भाग होगा इंडिया और दूसरा भाग होगा पाकिस्तान। ओके, और इन दोनों डोमिनियंस को ये राइट दिया गया कि आप जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ होंगे, उसमें से आप क्या से कर सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है कंट्रीज का, जिसमें जो ऐसे कंट्रीज है जो पहले कभी कॉलोनीज हुआ करते थे, किसके? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के अगर कॉलोनीज होंगे तो उन सभी में सेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ होगा जो ब्रिटेन चाहती थी। तो ऐसे जो कंट्री हैं वो मिलके क्या करते हैं? एक दूसरे की डेवलपमेंट में सहयोग के लिए मदद करने के लिए क्या बनाया गया है उसमें? एक ग्रुप बनाया गया है, इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम दिया गया है। इस एक्ट के माध्यम से ये बोला गया कि हम, है ना, आपको आज़ाद कर रहे हैं, है ना? आप फ्री हैं कि आप कॉमनवेल्थ का मेंबर बन सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, आपकी मर्जी है ना? नेक्स्ट है, इसने वायसरॉय की जो ऑफिस थी उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि वायसरॉय क्या थे? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था किनका? ब्रिटिश क्राउन का, है ना? तो ब्रिटिश क्राउन की रूल ही नहीं रही, तो अब वायसरॉय की पोस्ट भी कहाँ रहेगी? तो वायसरॉय की पोस्ट ख़त्म कर दी गई। लेकिन प्रत्येक डोमिनियन, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन थे, इन दोनों को गवर्नर जनरल प्रोवाइड कराया गया कि अभी आपके यहाँ गवर्नर जनरल होंगे, जो आपके जो मंत्री परिषद बनेगी उसके एड एंड एडवाइस से ये क्या करेंगे? काम करेंगे। ओके, इसने ये भी एम्पावर किया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी दोनों डोमिनियन की, इंडिया एंड पाकिस्तान की, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या कर सकती है? एडप्ट किस कर सकती है। अभी तक तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्या थे? प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम जो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे है, तो भारत में भी, है ना, वो क्या रखे थे? पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रखे थे। लेकिन उन्होंने ये अलाउ किया कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट कर सकते हैं, या तो आप पार्लियामेंट्री एडप्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे वो अपने आप राष्ट्र को बना सकते हैं। ओके, इसने ये भी एम्पावर किया दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आप क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो आप लॉ जो है अब अपने आप से बनाएंगे। अब लॉ क्या होगा? ब्रिटेन से बन के नहीं आएगा आपके लिए। ओके, तो ये लेजिस्लेट की भी पावर दी किसको? इंडिया में पार्लियामेंट तो उस समय थी नहीं, तो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही दो काम दिया गया, एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और दूसरा लेजिस्लेट करने का। कोई भी लॉ है आप बना सकते हैं। ओके, इसने ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से, उसको ख़त्म किया गया और उसके जितने भी फंक्शंस थे वो ट्रांसफ़र कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। जो कॉमनवेल्थ अफेयर के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको ये सारी पावर क्या कर दी गई? ट्रांसफ़र कर दी गई, है ना? इस एक्ट के माध्यम से ये बोला गया कि जो ब्रिटिश पारामाउंटेंसी है भारत में, भारत प्रिंसली स्टेट पे, वो ख़त्म कर दी गई, है ना? अब प्रिंसली स्टेट क्या है? ब्रिटिश जो पारामाउंट के अधीन नहीं है। ओके, और ट्राइबल एरियाज में भी जो एग्रीमेंट करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। बोला गया कि आप आज़ाद हो पूरी तरीके से, है ना? 15 अगस्त 1947 से। ओके, इसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, या फिर इंडिया के सॉरी इंडियन के जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, उसको ये आज़ादी दिया कि आप या तो भारत को ज्वाइन कर सकते हो, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, है ना? तीनों की बात इस है ना, एक्ट में कही गई। ओके, या तो आप भारत को ज्वाइन कर लो, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया। ओके, इस एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि जो गवर्नेंस होगा प्रत्येक डोमिनियन में, वो किसके आधार पे किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पे ही अभी गवर्नमेंट चलाई जाएगी, जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आ जाता। ओके,
इसने जो ब्रिटिश मोनार्क की जो राइट टू वीटो बिल थी उसको ख़त्म कर दिया, है ना। वीटो पावर होती थी कि अगर कोई बिल लेके आया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर ब्रिटेन की मोनार्क नहीं चाहती है तो वो अगर मना कर देगी तो वो बिल पास नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये पावर जो है ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। ओके, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, है ना। और है ना प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट किया गया, है ना, जो कि नॉमिनल हेड, जैसे अभी प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स में, वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के लेवल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया, और गवर्नर्स जो थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए बनाई गई, जो कि नॉमिनल हेड होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते थे, है ना, जो काउंसिल्स थी, सॉरी मिनिस्टर काउंसिल्स जो थी उनके एड एंड एडवाइस में एक काम करते। ओके, जो इंडिया के एम्पायर्स थे जितने भी, वो उनको रॉयल टाइटल दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा, उस सभी रॉयल टाइटल को ख़त्म कर दिया गया। ओके, और इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होता था यूरोप से, या फिर रिजर्वेशन रखी गई थी पोस्ट की, है ना, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी, है ना, अपने अनुसार अपॉइंट कर सकता था, है ना, कुछ पोस्ट पे रिजर्व रखा गया था, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। और 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट में, है ना, ब्रिटिश रूल जो था भारत से ख़त्म हो गया, और दो नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखने को मिले, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे पहले गवर्नर जनरल बने भारत के, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की शपथ दिलाई, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तो 1946 में बन गई थी, और बाद में ये इंडियन डोमिनियन की क्या बनती है, पार्लियामेंट के रूप में आगे बनेगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आई बटन पे यहाँ पे है, आप वो क्लिक करके हमारे इंडियन पॉलिटिक्स जो एम लक्ष्मीकांत जी हैं उनके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ से आप वो देख सकेंगे। ओके, थैंक यू।